हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप फिट होंगे एंड फाइन होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर। हमारा होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं। इन टर्म्स को हम क्लियर करेंगे और ये टर्म्स बहुत ही यूज़फुल हैं जब हम इस चैप्टर को आगे स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला, जैसा आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है इलास्टिक। एक पेन मैं पिक कर लूँ यहाँ से सबसे पहले, ताकि कहीं पर लिखने की ज़रूरत होगी तो मैं इस पर लिखूंगा एज पर द रिक्वायरमेंट। थैंक यू। सो फ्रेंड, जैसे पहला पॉइंट है इलास्टिक। तो इलास्टिक क्या होता है कि इलास्टिक इज एन ऑब्जेक्ट if we apply any force on it. In this case, its shape and size change. It may be a minute change and not visible to us, but change exists. Such objects are elastic objects. तो इस डेफिनेशन से आपको क्लियर हुआ होगा कि इलास्टिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इलास्टिक ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जिन पर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, और जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके शेप और साइज में चेंज हो जाता है, और अगर हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो आप वापस अपने शेप और साइज को फिर से रिगेन कर लेता है या फिर से अपनी उसी स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स आयरन के, स्टील के, एल्यूमिनियम के या फिर किसी और मेटल्स के बने हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ए लिखा है, एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं एफ, तो फोर्स लगाने के बाद ये थोड़ा अंदर की तरफ धंस जाता है, और ये धंसा हुआ है तब तक जब तक कि फोर्स इस पर अप्लाइड है। जैसे ही फोर्स को हम रिमूव कर देते हैं तो वो वापस इस पुनः स्थिति में आ जाते हैं। यानी कि जो मैंने सी लिखा रखा है, ये सी की स्थिति में आ जाता है। यानी कि ए और सी एक जैसी है। ए है फोर्स अप्लाई करने से पहले, सी है फोर्स अप्लाई करने के बाद। यानी कि फोर्स अप्लाई किया और उसको, उस फोर्स को हमने रिमूव कर दिया, यानी कि फोर्स हटा दिया वहाँ से। उसके बाद वो अपनी स्थिति में आ गया। जबकि जब फोर्स कंटिन्यू उस पर काम कर रहा था तो वो धंसा हुआ था। तो कई बार हम आयरन मेड या स्टील मेड या एल्यूमिनियम मेड ऐसे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं। अगर हम हाथ से फोर्स लगाएंगे हमें दिखेगा नहीं, लेकिन वो इंटरनली उसमें इफेक्ट आ रहा है, वो विजिबल नहीं है हमारे लिए। ओके। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इलास्टिक एक ऑब्जेक्ट है, जबकि इलास्टिसिटी उसकी प्रॉपर्टी है। ओके। तो इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी or object by virtue of which it tends to regain its original shape and size when applied forces removed from it। यानी कि हर किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई अप्लाइड फोर्स उससे रिमूव किया जाता है तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन या अपने ओरिजिनल शेप और साइज को फिर से रिगेन कर लेता है। ओके। नाउ प्लास्टिक। प्लास्टिक आर दोज ऑब्जेक्ट which do not have tendency to regain their original shape or size once stop to apply external force। यानी कि अगर हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं प्लास्टिक जैसे मटेरियल पर, तो उसका जो शेप एंड साइज है ओरिजिनल, वो वापस नहीं आता है। तो उसकी स्थिति स्थिति वही डिफॉर्म्ड रहती है। यानी कि जो उसकी स्थिति जब बिगड़ गई है उस ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज की, वो बिगड़ ही रहती है। और ऐसे, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है जैसे पॉलीथीन या प्लास्टिक के बहुत सारे और मटेरियल्स हैं हमारे पास, या जो बिजली का बोर्ड्स भी आजकल आता है, या प्लास्टिक का हमारे पास पेन स्टम्बलर है, एट्सेट्रा। ओके। अब नेक्स्ट है कि ये जो इलास्टिक मटेरियल्स होता है इनका क्या यूज है, एप्लीकेशन क्या है इन इलास्टिक मटेरियल का। तो मैंने कुछ फिगर यहाँ पर इंसर्ट किए हैं। इन फिगरों के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे डोर का फ्रेम है, ये इलास्टिक मटेरियल का बना होता है। रेलवे पुल है, या फिर कोई ब्रिज है इस तरह का है, या क्रेन्स हैं, ऑटोमोबाइल्स है, ये स्विंग्स है, टावर्स हैं, रेलवे ट्रैक हैं। जैसे रेलवे ट्रैक्स में आप जानते हैं कि इतनी भारी भरकम ट्रेन होती है, और ये जो आए स्टील मेड आपके
ऑब्जेक्ट इस जो हमारी पटरियां हैं, इसकी ट्रैक्स हैं, ये किस तरह से उतने बड़े ट्रेन को के लोड को सहन करती हैं। तो कहने का मतलब है कि स्टील का जो प्रॉपर्टी होती है, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, या उसका जो उसका इलास्टिक लिमिट होता है, वो 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 स्ट्रेन को बियर कर पाता है। और इसीलिए इतने बड़े ट्रेन को के के भार को बियर करने के लिए स्टील मेड ऑब्जेक्ट, या इनकी जो जो ट्रैक होता है वो स्टील मेड होता है। कहने का मतलब है कि आयरन, या सॉरी, स्टील उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, उसके वेट को सहन करने के लिए। तो इस तरह से हम अलग अलग इलास्टिक मटेरियल पिक कर सकते हैं अलग अलग कामों के लिए। तो इस तरह से इनका एप्लीकेशन का हम जो है सिलेक्शन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ इनको हमें अप्लाई करना होता है। अब नेक्स्ट है कि जैसे हमने ये चैप्टर पढ़ा, तो मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। अगर हमने ये पढ़ा है तो हमें ये कुछ क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। तो आप भी इनको कोशिश कर सकते हैं सॉल्व करने की। तो इस अगर हम इनको सॉल्व कर पाते हैं, इसका मतलब कि हमारा टॉपिक क्लियर है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हाट इज इलास्टिसिटी, ये आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड प्लास्टिक, यहाँ पर सी भी मुझे लिखना चाहिए था, प्लास्टिक। हेयर मुझे यहाँ लिखना चाहिए था सी, प्लास्टिक। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक एंड प्लास्टिक, राइट। एप्लीकेशंस ऑफ प्लास्टिसिटी, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो जैसे हम इस चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो हम धीरे धीरे इन टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं छोटे छोटे क्लिप्स के साथ इन टॉपिक्स को क्लियर करूं। आई होप कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आपको ये टर्म्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप।